हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से बताइएगा कि क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताओ, है ना? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वाह भाई वाह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ 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 हाँ, आ गया हूं भाई, आ गया हूं। एक लिख रहा है क्रिकेटर मामू आ गए हैं, न्यू ग्लासेस, यस। ठीक है, स्टूडियो भी नया है। आज जो है वो हेड ऑफिस से क्लास ली जा रही है। ठीक है, हाँ है ना? तो जल्दी से बताओ, आवाज मतलब ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है क्या? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं यस सर, गुड इवनिंग। और आज का हम धमाकेदार लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। सही है भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? ये वाह 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 वाह। चलिए, तो लेक्चर नंबर 4 में सर हम किस किस चीज की बातें करेंगे? सर आज हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन की, और फिर यूजेस ऑफ एनसीआर देखेंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ एनसीआर देखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है ना? कूल लग रहे हो सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी, और मेरे ख्याल से आपके ही कमेंट पढ़कर मैं ये वापस बात आपको रेसिप्रोकेट कर रहा हूं कि भाई ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार है, बट येट साथ साथ में सर सोचने वाला भी है। हमें हर चीज में जाकर ये सोचना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ सिलेक्शन या अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में भी क्या कंडीशन दे रखी है। क्या ये बात समझ में आई? है ना? जो लोग लिख रहे हैं लो वॉइस, तो आई होप कि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी यहां पर अपना लेक्चर चलाए बैठा हूं। आवाज इज वेरी क्लियर। एक बार सभी लोग लिखकर भेजें। स्मार्ट लग रहे हो सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, एक पूछ रहा सर क्रिकेट के आगे डबल क्वेश्चन मार्क लगा। अरे कुछ नहीं, वो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी यार, वो क्रिकेट वाली, खेलते रहते हैं ना। हाँ, कल रात को तुम्हें बोला था कि क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। वो पिछले हफ्ते की है, कल भी बढ़िया मैच हुए, ज्यादा थोड़े हार गए, कोई बात नहीं। 5 मैच खेले जिसमें से 3 हार गए, 2 जीत गए, हार जीत तो लगी रहती है। बढ़िया, एक अच्छी एक्टिविटी है। ऑल गुड ऑल गुड, सही है। स्टार्ट करें। तो मैंने अगर आपसे पूछूं कि लास्ट क्लास में क्या देखा, तो बेसिकली सर हमने 2 फॉर्मूलाज देखे। ठीक है, अब उन 2 फॉर्मूलाज का आपको यह पता होना चाहिए ये दोनों फॉर्मूलाज करते क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एनपीआर, पहले तो ये बताओ एनपीआर की वैल्यू क्या होती है सर? वेयर पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, सर इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस, दैट इज एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सर ये वाला। फिर एक चीज और हमने देखी थी, हेलो हेलो नजरें एकदम स्क्रीन पर, दैट इज एनसीआर। एनसीआर क्या होता है बेटा? सर जिसमें एन फैक्टोरियल आता है, अपर सफिक्स वाला फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल भी आएगा, और यहां पर जो है सर वो एक आर फैक्टोरियल भी आएगा। अब मैंने कहा ये दोनों काम कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज होने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात तो कुछ है ही नहीं कि सर एनपीआर कब लगाना है, एनसीआर कब लगाना है। दिस इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? सिर्फ सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन बोल दो या फिर आप उसको कॉम्बिनेशंस बोल दो। ठीक है ना? जैसे सर हमारे पास में टोटल अगर 7 डिफरेंट थिंग्स हैं, वी हैव टोटल 7 डिफरेंट थिंग्स, और उसमें से सेलेक्ट एनी 4, सेलेक्ट एनी 4 लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज आपने बोला कि सिलेक्ट, सिर्फ हमें सिलेक्ट करना है। और हर सवाल में जाकर आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि भाई सिर्फ सिलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है या फिर सिलेक्ट और अरेंज दोनों करना है? क्योंकि अगर सिर्फ सिलेक्ट करना है, जैसा कि यहां पर है 7 डिफरेंट चीजों में से 4 डिफरेंट चीजें सिलेक्ट करनी है, तो आंसर इज सर 7C4। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे ख्याल से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और वहीं पर अगर मैं बोलूं कि दिस थिंग इज यूज फॉर अरेंजमेंट, ये वाली चीज किस लिए यूज होती है सर?
सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, या फिर आप बोल सकते हो सर दैट इज परम्यूटेशंस। मैंने कहा इस फॉर्मूले में क्या काम होता है, कोई बता सकता है इस फॉर्मूला में क्या काम होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द रोल ऑफ एनपीआर, ये क्या कर देता है जब हम किसी पे ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि 7p4, तो क्या आप मुझे बता सकते हो उसने अब क्या किया, मतलब व्हाट आर दीज मेथड। 7p4 हमें क्या जवाब देगा, बोलो बोलो बोलो। 7p4 क्या जवाब देने वाला है, क्या कर रहा है एक्चुअल में ये। सर ये सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी कर दे रहा है। मतलब इसने क्या किया, उन 7 में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया और एक लाइन में अरेंज भी कर दिया। समझ में आया? मतलब इसकी वैल्यू आप बोलोगे सर ऑब्वियसली 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस। बट इसमें सर सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हो गए हैं। मतलब इसमें उसने किया कि 7 में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया और एक लाइन में बिठा दिया। इसमें उसने क्या किया, सिर्फ 7 में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया, आगे उसने कुछ भी नहीं किया, है ना। अब इस फॉर्मूले की जो यूजेबिलिटी है वो थोड़ी कम है, कारण क्योंकि अरेंजमेंट में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं सर, कि स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, एंडिंग बी से होनी चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में ये वाला आना चाहिए, स्टार्टिंग में ये वाला नहीं आना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। तो अरेंजमेंट में हम डायरेक्टली ये वाली चीज नहीं लगा सकते। वैसे ही कंडीशन सिलेक्शंस में भी होती हैं कि ये सेलेक्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आज हम सवाल देखेंगे। तो इसको और इसको यूज करते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। बट दिस इज फॉर सिलेक्शन, दिस इज फॉर सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। मैंने कहा एक और तरीका भी हो सकता है क्या, मतलब इसी चीज को करने का। मतलब एक और तरीका जो कि मैं आपके दिमाग में डालना चाहूंगा ये वाली बात, कि इसने क्या किया, 7 में से पहले 4 लोगों को सिलेक्ट किया, तो 7c4, मतलब इस वाली प्रोसेस के आगे उन 4 लोगों को एक सर्कल पे, या एक सर्कल नहीं, एक लाइन पे अरेंज कर दिया। तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसी के बराबर है, और इसकी वैल्यू फिर सर फाइनली यही आती है। चाहो तो आप इसको ओपन करके देख लो। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर है ना? क्या मेरी बात क्लियर है क्या भाई? लो वॉइस कैसे लिख रहे हो? आवाज क्लियर है भाई एकदम? एक बार यस और नो में जवाब दे कि आवाज कैसी है। अगर एकदम सही है तो थम्स अप, और ठीक नहीं है तो थम्स डाउन। आवाज एकदम सही है तो थम्स अप, अगर ठीक नहीं है तो थम्स डाउन, वरना फिर उसके बाद में ब्लॉक करने स्टार्ट कर दूंगा। हाँ जल्दी से पोल में जवाब देंगे सभी लोग। आवाज एकदम सही है तो थम्स अप, सही नहीं है तो थम्स डाउन। इको हो रही है, कोई बात नहीं, इको चलता है भाई एक दिन के लिए। बास बढ़ा दो, टेरिबल क्या होता है वो, टेरिबल बढ़ा दो, ये सब चीजें ना लिखें। तुम तो जो पूछा है वो बताओ। और मेरे ख्याल से एकदम सही है, क्योंकि मैं साथ में यहां पर मोबाइल में भी क्लास चलाए बैठा हूं, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है, एकदम मस्त है। नो लो एकदम परफेक्ट है। ओ भाई 80% जनता बोल रही है एकदम परफेक्ट है। अब जिनकी आवाज गड़बड़ आ रही है तो भाई देख लीजिए। तो इस सवाल का जवाब बताओ। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यार, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका जवाब। दैट इज 30 सेकंड का पोल कंडक्ट करवाते हैं, सिंगल करेक्ट। वो बोल रहा है 2np4, तो 2np4 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 2n का फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2n माइनस 4 का फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू सर 396 इंटू np2। np2 क्या होता है सर, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब हमें ये बात पता है कि सर बड़े फैक्टोरियल में से छोटा फैक्टोरियल निकल जाता है। n की वैल्यू बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर दी है, सामने देखना। क्या मैं 2n को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं? ईमानदारी से बताओ। दिस इज समथिंग लाइक नथिंग बट 11 फैक्टोरियल या 12 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और डिनोमिनेटर में क्या है सर हमारे पास में 2n माइनस 4 का फैक्टोरियल। सिमिलरली सर यहां दे रखा है आपने 396। अब इस n फैक्टोरियल को भी लिखो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहां पर भी सर n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब जो जो चीजें कॉमन आ रही है सर वो उड़ाओ, ये और ये गया, ये और ये गया, फिर सर ये n और ये n गया,
और ये वाले जो ब्रैकेट है ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज 2 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, सॉरी 2 इंटू एन माइनस वन, तो ये एन माइनस वन भी गया। तो मैंने कहा यार लेफ्ट साइड में क्या बचा जरा बताना सर, एक टू, तो यहां बच गया सर 4, फिर दिस इंटू दिस 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस थ्री, और सर इधर बच गया सिर्फ 396। यहां तक एग्री करो भाई, 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री, इसको 2 कॉमन लेकर n माइनस वन वो इधर उड़ाया, ठीक है, आंसर आ चुका है, बस खेल खत्म। सर इस 4 को इधर डिवाइड कर दो, मैंने कहा बिल्कुल सही, तो 9 4 जा 36 है ना, 9 4 जा 36 एंड फिर 9 4 जा 36, तो 99 आ गया सर ये तो। अब मैंने कहा 99 को ऐसे लिख ले, चाहे तो क्वाड्रेटिक बना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 इंटू 11 लिख ले यार, है ना, ये ठीक है। तो सर छोटे वाला नंबर छोटे वाले से कंपेयर कर दो, बड़े वाला नंबर बड़े वाले से कंपेयर कर दो, तो यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि n की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। कैसे? क्योंकि सर अगर मान लो यहां पर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है और वो दोनों ऑड है, तो राइट हैंड साइड में भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, दोनों ऑड है। 2n माइनस थ्री छोटा है, 2n माइनस वन बड़ा है, तो 9 छोटा है, 11 बड़ा है। जब इसको इसके बराबर करोगे 2n माइनस थ्री बराबर 9, तो 2n बराबर 12 एंड n बराबर 6। या क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो एक वैल्यू n की 6 आ जाएगी, एक रैशनल वैल्यू आ जाएगी। तो सर n जो यहां लिखा जाता है वो रैशनल तो हो नहीं सकता, तो रैशनल वाली रिजेक्ट, आंसर इज 6। ये तो हो जाना चाहिए था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, कुछ नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। 85% जनता का सही जवाब है। SMJ लिखकर भेज बेटा, SMJ लिखकर भेज। चलिए अब हम बात करते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन की। अब हम किसकी बात करते हैं? रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन की, है ना। जो लोग फैक्टोरियल 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 लिख रहे हैं, है ना, फैक्टोरियल कितने लोगों को एकदम क्लियर है? जिस जिसको क्लियर है CLR लिखकर भेज दें प्लीज, क्योंकि फैक्टोरियल बता चुका हूं भाई, एक्सपोनेंशियल सीरीज लास्ट क्लास में बताई है, सॉरी लास्ट चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो वहां पे फैक्टोरियल बताया था मैंने। हाँ, डिब्बी 7 डिब्बी 8 उसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप यहां देख लीजिए प्लीज, क्लियर है। अब जरा देखना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन। लैंग्वेज पढ़नी है फिर ध्यान से देखना है, मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज देखना ध्यान से। 5 बॉयज आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 बॉयज। हमें 5 बॉयज सेलेक्ट करके लाने हैं 9 बॉयज में से, ठीक है। पहले पार्ट में कंडीशन क्या है? 2 पर्टिकुलर बॉयज विल नॉट सर्व टूगेदर। अब इस बात की अंग्रेजी का हिंदी में मतलब क्या है कि उन 9 में से कोई 2 ऐसे बच्चे हैं जो आपस में एक साथ नहीं आना चाहते। मतलब कि वैसे तो सिंपल सिंपल समझ में आता है सर, टोटल वी हैव 9 बॉयज, इसमें से सेलेक्ट एनी 5, तो आप क्या बोल दोगे सर? सेलेक्ट एनी 5 के लिए हम बोल देंगे सर दैट इज 9C5। बट ये इस सवाल का जवाब नहीं है, बिकॉज यहां पर एक कंडीशन दे रखी है अंग्रेजी में, जिसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। उसका मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब यह है कि 9 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 पर्टिकुलर बॉयज एक साथ नहीं आएंगे। पहली चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी वो ऐसा वर्ड यूज करता है पर्टिकुलर, दैट मींस ऑलरेडी फिक्स्ड। पर्टिकुलर बोल दो या स्पेसिफिक बोल दो, इसका मतलब होता है ऑलरेडी फिक्स्ड। मतलब कि उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू सेलेक्ट देम। जैसे ही मैं बोलूं कि ऑलरेडी, जैसे अब ये है ना कि सर वो कुछ बच्चे हो सकता है सर ये बात ढूंढने चले जाएं कि भाई वो कौन से 2 बच्चे हैं जिनकी लड़ाई हुई है, आपको नहीं ढूंढना है। तो सिनेरियो इज, ध्यान से समझिएगा प्लीज, सिनेरियो ये है कि टोटल 9 बॉयज थे, उसमें से सर A और B 2 बॉयज है जो आपस में नहीं आना चाहते, पीछे बचे सर 7 बॉयज, है ना। 7 + 2 सर ये हो गए 9। अब आपको 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं,
कंडीशन ये है कि विल नॉट सर्व्स टुगेदर। नॉट सर्व टुगेदर का मतलब समझ में आया कि इनकी आपस में लड़ाई हो रखी है। हाँ है ना, इसने जो है वो ये भी सेम कैंडिडेट को मैसेज भेज रहा था, ये भी सेम कैंडिडेट को मैसेज भेज रहा था, तो दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, बोले यार ये भी वहीं अटैक कर रहा है जहां मैं अटैक कर रहा हूं, तो इससे लड़ाई होगी इसकी। तो विल नॉट सर्व टुगेदर का मतलब अब हम समझेंगे, ठीक है। तो सर अब हमें 5 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन। 5 बॉयज। अब वो 5 बॉयज के केसेस देखो, अगर 5 बॉयज के केसेस देखना, अगर ए आता है तो ऑब्वियसली सर बी नहीं आएगा, और अगर बी आता है तो ए नहीं आएगा, क्योंकि आपने बोला ना विल नॉट सर्व्स टुगेदर, है ना, आपने यही बोला ना कि विल नॉट सर्व्स टुगेदर। क्या मेरी बात समझ में? अब यहां पर एक केस मिस हो जाता है, वो ये वाला है कि दोनों की अगर लड़ाई हुई हुई है, उन्होंने बोला कि हम एक साथ नहीं आएंगे, तो दोनों को ही दफा करो। बोले भैया अपने घर जाके लड़िए, हम यहां पे पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं। तो यहां पर 3 केस बनते हैं कि ए आया तो बी नहीं आया, ए नहीं आया तो बी आ गया, है ना, और दोनों ही नहीं आए। तो एक तरीका तो ऐसे सोचने का। अब इसके करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन देखना कैसे करेंगे। ए पर्टिकुलरली फिक्स्ड है तो ए को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, या फिर आप बोल दो 1C1, ठीक है। अब सर हमें टोटल चाहिए थे 5 बॉयज, एक लड़का आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, कौन है वो? ए। तो इन 7 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करो। बच्चे यहां पर जनरली आंसर बोलते हैं 7C5। 7C5 नहीं भाई, ए आ चुका है उस टीम में जो आप बना रहे हो 5 लोगों की, या 5 बच्चे जो आप सेलेक्ट कर रहे हो। ए आने का मतलब कि ए इज इंक्लूडेड, तो बच्चे तो 5 चाहिए थे आपको, तो अब तो 4 ही बचे ना, वो 4 कहां से सेलेक्ट करोगे? सर यहां से, ठीक है। फिर दूसरा, अगर ए नहीं आना चाहता, मतलब ए को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो बी को ले आए। बी अकेला है, बी को सिलेक्ट करने का तरीका इज 1C1 मल्टीप्लाइड बाय, सर अभी भी हमें टोटल 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो इन 7 में से कोई भी 4 उठा लो, और ए और बी दोनों ही नहीं आ रहे, इन दोनों को ही हटा दिया, तो बच्चे तो हमें 5 चाहिए, तो सर इन 7 में से कोई भी 5 आपको उठाने पड़ेंगे। ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज द FNF विल नॉट सर्व्स टुगेदर का केस। समझ में आया? है ना, केस समझ में आया? है ना, बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है तो CLR लिखकर भेजें प्लीज। अब इसमें एक बच्चा, ये वाला जो तरीका है सर, ये तो हमें समझ में आया। एक सोच ये भी लगा सकते हैं, जरा देखना, टोटल सर 9 बॉयज थे, जिसमें से 2 वो हैं जिनकी आपस में लड़ाई हो रखी है, और पीछे बचे 7 बॉयज। तो एक बच्चे ने ऐसे सोचा कि सर एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी 5 उठा लेते हैं, 9C5। अब इसको सोचने का दूसरा तरीका, मैंने कहा 9C5 तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने बोला कि ए और बी एक साथ नहीं होने चाहिए। तो तूने इसमें से एक्स्ट्रा केस कौन से काउंट कर लिए? इसमें क्या एक्स्ट्रा है? इसमें व्हाट इज एक्स्ट्रा केसेस? एक्स्ट्रा केसेस कौन से हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन 9C5, इन 9 में से जब मैंने 5 बच्चों को उठाया या सेलेक्ट किया, तो कौन से ऐसे केसेस है जो मैंने एक्स्ट्रा गिन लिए? सर जब ए एंड बी बोथ टुगेदर, जब दोनों एक साथ आ गए, वो वाले सर एक्स्ट्रा केस है। हो सकता है ना ए और बी भी सेलेक्ट हो गए हो, ए एंड बी, तो ठीक है भाई, लो माइनस कर देते हैं वो वाले केसेस व्हेन ए एंड बी बोथ आर टुगेदर, जब दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए हो। तो ए और बी आपने सेलेक्ट कर लिए, इनको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये 2 लोग हैं 2C2, 1 की जगह चाहो तो 2C2 लिख लो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल 5 बच्चे सेलेक्ट करने थे, दिमाग में हमेशा अपर लिमिट ध्यान रखिएगा प्लीज। टोटल 5 बच्चे सेलेक्ट करने थे, 2 आपने सेलेक्ट कर लिए, 2 कौन कौन से? ए और बी। इनको सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 1 है। अब पीछे कितने बच्चे बचे? सर हमें 3 बच्चे और चाहिए, कहां से उठाओगे? सर यहां से, दैट इज 7C3। इसका किसी ने वैल्यू कैलकुलेट की है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो सर 7C5 हमारे पास में होता है 7, 6 और 2, ये कितना आ जाएगा सर? 3। सर ये आ रहा है 21। 7C4 कितना होता है? 7, 6, 5, 4 गया, 3, 2, 1। सर ये होता है 35, 35, और सर ये भी होता है 35। तो सर ये पूरा हमारे पास में आ रहा है 91। अब आप ये वाला कैलकुलेट करो,
है ना। 9C5 की वैल्यू सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करोगे सर 9 8 7 6 आगे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल को ओपन किया और 5 फैक्टोरियल एज इट इज ये कैंसिल। हाँ 4 इंटू 2 8 गया सर 3 3 जा 9 गया तो सर ये कितना लिखा हुआ है 42 इंटू 3 6 और 12 दिस इज 126 माइनस 7C3 अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था 7C4 और 7C3 बराबर होते हैं तो ध्यान से देखिएगा प्लीज ये भी 91 के ही बराबर आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है भाई सभी को? तो क्या आप ऐसे भी सोच सकते हो है ना, क्या आप ऐसे भी सोच सकते हो बोथ आर सेम। ठीक है अब जरा देखना अब अगले वाला जो केस है उसमें वो क्या बोल रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा और मुझे तुम लोग अंग्रेजी के स्टूडेंट हो तो मुझे बताना कि अगले वाली लैंग्वेज में वो क्या बोल रहा है क्योंकि लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा एक बच्चा इस बात को ऐसे भी करता है ना, एक बच्चा ऐसे कर लेता है कि सर पहले हम वो दो बच्चे सेलेक्ट करने चले जाएं कि वो दो बच्चे कौन से हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई हमें तो पता ही नहीं। अरे मैंने कहा सवाल में वर्ड यूज कर रखा है पर्टिकुलर दैट मींस दे आर ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है अब अगले वाली लैंग्वेज पढ़ो टू स्पेसिफिक वॉइस विल ओनली सर्व टूगेदर आएंगे तो एक साथ आएंगे वरना कभी आएंगे ही नहीं है ना। दोनों ने जिस टारगेट को मैसेज कर रहे थे फिर पहले लड़ाई हुई फिर दोनों ने अपनी बुद्धि लगाई कि बोले गलत रास्ते पे चल पड़े हैं दोनों दोस्तों ने एक साथ बैठ के सलाह की कि बोले हटाओ यार ये सब चक्कर वक्कर दोस्ती ही हमारी मजबूत है तो अब उनकी दोस्ती हो चुकी है। तो वो बोल रहे हैं कि सर ये जो 5 बच्चे आप सेलेक्ट कर रहे हो या तो हम दोनों एक साथ आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। तो यहां पर दोनों एक साथ या तो दोनों आने चाहिए या दोनों ही नहीं आने चाहिए। तो दोनों ही नहीं आने चाहिए वो तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 7C5। ठीक है ये वाला आंसर तो आएगा सर 7C5। अब दोनों एक साथ आने चाहिए तो नो नीड टू से 9 में से ए और बी वो दो हैं जिनकी दोस्ती हो चुकी है पीछे बचे हुए 7 बॉयज हैं। ए और बी आप ऑलरेडी पिक्चर में ले चुके हो है ना। तो ए और बी अगर दोनों ऑलरेडी आप पिक्चर में ले चुके हो तो ये बताओ इसमें से अब कितने सेलेक्ट करने हैं। इन 7 में से सर हमें सिर्फ 3 सेलेक्ट करने हैं है ना। भाईचारा ऑन टॉप है यस अस भाई अस। तो 7C3 प्लस 7C5 क्योंकि यहां पर भी हमारे को दी गई प्रोसेस कंप्लीट कर दी हमने 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए 3 ये और 2 ये और सर यहां पर भी हमने 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए और ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या आपको इस लैंग्वेज का मतलब समझ में आया? विल ऑलवेज सर्व्स टुगेदर विल नेवर सर्व्स टुगेदर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना बहुत बढ़िया। चलिए अब एक चैलेंजर सवाल करते हैं सिलेक्शन का और बहुत ही खतरनाक सवाल है प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है ना प्लीज इसको समझने की कोशिश करना ध्यान से कि वो चाह क्या रहा है और इसमें हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? आराम से क्योंकि अब मामला इंटेंस होने वाला है। इनफैक्ट इसको चैलेंजर भी नहीं आप इसको CTQ वाली कैटेगरी में डाल सकते हो क्योंकि इसके मैंने अलग अलग पार्ट बना दिए हैं। ठीक है और अगर आप ये समझ गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार सिर्फ सिलेक्शन का काम करते कैसे हैं। ठीक है ना। अब देखो जरा क्या है आराम से पहले मैं पूरा सवाल समझाता हूं फिर आप उस पर एक्ट करना क्योंकि आप रैंडमली एक्ट करते हो तो गड़बड़ करोगे। 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज हैं। ठीक है 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज मतलब अलग अलग कंपनी के मान लीजिए। ठीक है यू नीड टू सेलेक्ट ओनली 4 शूज। अच्छा एक बात बताओ 5 डिफरेंट पेयर हैं 5 डिफरेंट पेयर्स हैं तो एक बात बताओ टोटल शूज कितने हुए? बुद्धि लगाकर एकदम बादामी बुद्धि लगा दो। सर एक पेयर में 2 जूते होते हैं है ना एक पेयर में 2 जूते वो देखो एक लिख भी रहा है 5C4 गजब गजब है भाई तू जूते खाने वाले काम मत कर जूते सेलेक्ट करने वाले काम कर। सर टोटल शूज हो जाएंगे एक पेयर में 2 तो टोटल वी हैव 10 शूज। अब उन 10 जूतों में से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं। पहले वाले में नो रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई कंडीशन नहीं है रैंडमली कोई भी 4 उठा लो 10C4। सर ये कितना बढ़िया सवाल बना देखो 10C4 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला सवाल है एग्जैक्टली 1 पेयर शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपको समझा रहा हूं
दैट इज एग्जैक्टली वन पेयर इज फॉर्म्ड, एग्जैक्टली वन पेयर इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल देखो पहले कि वो चाह क्या रहा है, और यहां पर छोटे छोटे शब्द का मतलब क्या है। यहां पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बेटा एग्जैक्टली, तो मैं आपको एक काम करता हूं, वो 10 शूज लिखकर दिखाता हूं। L1 R1 मतलब ये लेफ्ट पैर का जूता, राइट पैर का जूता, और इनकी ब्रांड का नेम है वन, ठीक है। फिर L2 R2 लेफ्ट पैर का जूता, राइट पैर का जूता, ब्रांड का नेम है टू। L3 R3 L4 R4 L5 R5। ये आपके पास टोटल 10 जूते हैं, जिसको आप 5 पेयर ऑफ शूज बोल सकते हो। एग्जैक्टली एक पेयर बनना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल लिखो कि इसमें से आप कोई भी 4 जूते सेलेक्ट करो, 4 शूज विद एग्जैक्टली वन पेयर। फोर शूज विद एग्जैक्टली वन पेयर। जल्दी से बता दो मुझे, आंसर मत बताओ, आंसर मत बताओ कि वो कौन से वाले की बात कर रहा है, कि इसमें क्या जूते तो 4 उठाने हैं, एक पेयर का मतलब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, L1 R1 L3 L4। अगर मैं आपको 4 जूते दूं, ये वाले 4 जूते, तो इसमें तुम ये बोलोगे कि सर ये देखो ये बन गया पेयर, एक ही पेयर बन रहा है सर। पेयर मतलब सेम ब्रांड के लेफ्ट राइट के दोनों जूते। पेयर का मतलब बता देता हूं कि ये है पेयर, दिस इज पेयर 1, दिस इज पेयर 2 3 4 5। तो पेयर किसको बोल रहा हूं, जब L1 R1 एक साथ आ जाएंगे, L2 R2 एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। इसको पेयर मत बोल देना, कि जैसे कुछ बच्चे इसको भी पेयर बोल देते हैं, L1 R2 और R3 R4। ये वाला अलाउड है, ये वाला अलाउड नहीं है, क्योंकि इसको आप पेयर में कंसीडर नहीं करोगे। दिस इज नॉट ए पेयर। पहले आप पेयर का मतलब समझो कि जो सेम ब्रांड के लेफ्ट और राइट पैर के जूते हों, उसको मैं पेयर बोल रहा हूं, ठीक है। है ना, ठीक है, ये समझ में आया, ये पेयर बना। और एग्जांपल लिखो जिसमें सिर्फ एक ही पेयर बने। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि ये लो L2 R3 L1 और R2। क्या इन 4 जूतों में एक ही पेयर बन रहा है? तो हां सर एक ही पेयर बन रहा है। वो कौन सा है? L2 R2 का। इन दोनों का तो पेयर बना ही नहीं सकते आप। कितने लोगों को एग्जाम्पल एकदम क्लियर है? कितने लोगों को एग्जाम्पल एकदम क्लियर है? आंसर मत बता बेटा, जो चीज देखो थॉट डेवलप करने के लिए ना, तू क्या अपना आंसर बताता रहेगा तो तू इस सवाल को समझ ही नहीं रहा है। थॉट डेवलप करने के लिए पहले सवाल समझ। ये समझ में आ गया कि हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं। दैट मीन सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एक पेयर तो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कंसीडरिंग देम एज ए सिंगल यूनिट, मान लेते हैं ये सारे जूते एक डब्बे में रखे हुए हैं, मतलब ये 5 जूतों के पेयर डब्बों में रखे हुए हैं, और हमें पता है जूतों के जो डब्बे आते हैं उसमें लेफ्ट राइट दोनों होते हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या आया, ठीक है, मैं नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूं 5C1। इन 5 डब्बों में से कोई भी एक डब्बा सेलेक्ट कर ले। 5C1, इन 5 डब्बों में से कोई भी एक डब्बा सेलेक्ट कर ले। डब्बा एक सेलेक्ट हुआ है, जूते कितने आए? 2। और जो भी डब्बा आप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला डब्बा उठा लिया, तो ठीक है सर आपके पास में L2 R2 आ चुके हैं, क्या दिक्कत है? हमारा पेयर बन चुका है। और जूते कितने आ गए हमारे पास में? इस वन को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये मैंने इन 5 डिफरेंट डब्बों पे लगाया है। समझ में आया? क्या ये बात क्लियर है? तो 5 डिफरेंट डब्बों में से कोई भी एक डब्बा सेलेक्ट कर ले। जूते तेरे पास में आगे 2, और वो दोनों पेयर की ही काउंट होंगे, क्योंकि एक डब्बे में सेम पेयर के जूते रखे होते हैं, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें 2 शूज और सेलेक्ट करने हैं, 2 शूज मोर। 2 जूते और सेलेक्ट करने हैं, ध्यान से देखना। और वो पेयर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि देख लो अगर आपने L1 R1 या L2 R2 सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद में पेयर नहीं बनना चाहिए। तो अब हम केस बनाने स्टार्ट कर सकते हैं कि अब इसके आगे का जो काम है इसको ऐसे देखते हैं कि सर हमारे पास में जूते बचे L1 R1
और L3R3, L4R4 और L5R5, है ना? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड। अब इसको दो जूते सिलेक्टेड हो चुके थे, ठीक है? 2 shoes of same pair are selected of a pair, ठीक है? ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे दो जूते सिलेक्ट करने हैं इसमें से कि पेयर ना बने, ठीक है? आराम से देखना। तो सर एक बच्चे ने बोला सर दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट पैर के जूते हो तो पेयर कभी बनेगा ही नहीं। मैंने कहा यार ये तो तू बढ़िया सोच रहा है, दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट पैर के जूते हो तो कभी पेयर नहीं बनेगा। मैंने कहा ठीक है, अब सिर्फ इस पे फोकस कर, मैं सेकंड प्रोसेस की बात कर रहा हूं। इनमें से मुझे दो जूते सेलेक्ट करने हैं और सर दोनों राइट राइट पैर के जूते हो तो भी कभी पेयर नहीं बनेगा। मैंने कहा क्या ये कंप्लीट केस है? कम सोचना है, ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है, आधा नहीं। सर नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लेफ्ट का हो एक डिफरेंट राइट का हो, मतलब समथिंग लाइक L4R5, तो ये भी तो पेयर नहीं है। क्या समझ पा रहे हो? है ना? तो अब इसके हिसाब से अगर हम काउंटिंग करें तो लेफ्ट पैर के टोटल जूते कितने हैं? सर लेफ्ट पैर के हमारे पास में टोटल 5 जूते हैं, उन 5 में से कोई भी 2 जूते सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना? फिर सर ये भी हो सकता है कि हमने 2 जूते सेलेक्ट कर दिए, हमारी प्रोसेस जो है, ये जो आधा काम बचा था 2 और जूते सेलेक्ट करने थे वो हो चुके हैं। बट इसी काम को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि राइट पैर के हमारे पास में टोटल सर 5 नहीं है, 4 है। यहां पर कितने हैं? 4 है, ठीक है? 4 पैर के, सॉरी लेफ्ट पैर के 4 जूते हैं, उसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। फिर राइट पैर के कितने जूते हैं सर? 4 जूते हैं, उसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, 4C2। अब एक लेफ्ट का एक राइट का, तो पहले लेफ्ट वाले में से कोई एक सेलेक्ट कर ले, 4C1। मान लेते हैं तूने ये L3 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना? ठीक है ना? कौन सा सेलेक्ट कर लिया बेटा? L3। साथ साथ में एग्जांपल भी लिख रहा हूं। अगर तूने L3 सेलेक्ट कर लिया तो यहां पर तेरे पास में L3 आ गया, तो सर अब ये बात तो श्योर है कि R3 सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब अगर R3 सेलेक्ट हो गया तो वो तो पेयर बन जाएगा ना। तो अगर आपने ये वाले लेफ्ट पैर का जूता उठा लिया तो इसके राइट पैर का जूता फेंक दो नदिया में, पीछे बचे सर 3 ही राइट पैर के जूते, और उन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, है ना? तो 4C2 कितना होता है सर? दैट इज 4 3 2 1, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो सर 2 2 4, ये वैल्यू होती है सर 6, ये वाली वैल्यू भी होती है 6, और ये होती है सर 12। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए भाई? 12 और 12 दैट इज 24 तरीके हैं, ठीक है? तो इंटू 24, 5C1 होता है बेटा 5 इंटू 24, तो ये आ गया सर हमारे पास में 120 तरीके। 120 इज द करेक्ट आंसर, है ना? अब इसी काम को करने का एक तरीका एक बच्चे ने और बोला, इसी काम को करने का एक तरीका एक बच्चे ने और बोला। हाँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई, दिमाग लगेगा भयंकर। तुम क्या है पीएनसी को थोड़े मजे में लेने लगे, बोले सर मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। पहले ये बताओ ये कितने लोगों को क्लियर हो गया कि हमने अब एक पेयर, टोटल 4 शूज सेलेक्ट कर लिए, बट उसमें से पेयर एक भी नहीं है। अब बाइजेक्शन से सोचते हैं। अब एक का तो डाउट पता है क्या है? बोले सर वाई 2 शूज मोर, 2 शूज और क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो बेटा सवाल अगर तू नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे सवाल ही बार बार समझाता रहूं, ठीक है ना? टोटल तुझे 4 जूते सेलेक्ट करने थे, जिसमें से एग्जैक्टली एक पेयर बनना चाहिए, ठीक है? तो सर ये रहा हमारे पास में टोटल 5 पेयर, जिसमें से एक पेयर पहले सेलेक्ट करके लेंगे, और बाद में हमें 2 जूते और क्यों चाहिए? बिकॉज एक पेयर में 2 ही जूते होते हैं, टोटल 4 सेलेक्ट करने थे, तो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो 2 जूते और। क्या ये बात सही है? अब ये जो 2 जूते और हैं ये पेयर नहीं बनाने चाहिए, जिसको हमने केसेस से किया, जिसको आप बोल सकते हो दिस इज अवर मेथड 1 और दिस इज अवर मेथड 2। अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा कि इसको हम बाइजेक्शन से भी कर सकते हैं, है ना? इसको हम क्या कर सकते हैं?
बाइजेक्शन से भी कर सकते हैं। टोटल ये कितने जूते हैं? 8। इसमें से कितने चाहिए? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने जूते हैं बेटा? 8। कितने चाहिए आपको? सर 2 जूते और चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 8C2 लगाता हूं तो यहां पर मैंने 8C2 क्यों नहीं लिखा? बताओ बताओ बताओ, मैंने 8C2 क्यों नहीं लिखा? कि आपको सर एक पेयर आप ले गए, उसके बाद में 8 जूते बचे, उन 8 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। उसमें गड़बड़ क्या है? अगर आप वो गड़बड़ बता पा रहे हो, दैट मींस वो आप एक्स्ट्रा केसेस सोच पा रहे हो। अगर आप वो एक्स्ट्रा केसेस सोच पा रहे हो तो उनको घटा दो भाई। बोलो बोलो बोलो। इन 8C2 में दिक्कत क्या हुई? सर इन 8C2 में दिक्कत हुई, ये हुई कि आप इन 8 में से कोई भी 2 जूते सेलेक्ट कर रहे हो। तो अगर ये दोनों सेलेक्ट हो गए तो ये एक और पेयर बन गया, जबकि उसने बोला है एग्जैक्टली एक ही पेयर बनना चाहिए। एग्जैक्टली एक ही पेयर बनना चाहिए मतलब एक ही पेयर बनना चाहिए सर। एक पेयर आप ऑलरेडी बना चुके हो, दूसरा पेयर बन गया तो हां। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या मैंने एक्स्ट्रा गिन लिया? तो सर आपने वो वाला केस एक्स्ट्रा गिन लिया जब कोई एक पेयर बन जाए, है ना? व्हेन पेयर इज सिलेक्टेड, यही एक्स्ट्रा गिना है। आप खुद लिख रहे हो इस बात को। तो मैंने कहा यार जब पेयर इज सिलेक्टेड उसके तरीके बता दे। अब वापस 4 पेयर है, इनमें से कोई एक पेयर अगर सेलेक्ट हो जाए तो उसका तरीका क्या है? 4C1। पेयर सेलेक्ट होने के तरीके कितने हैं सर? ये लो, ये पूरा एक डब्बे में, ये पूरा एक डब्बे में, ये पूरा एक डब्बे में, ये पूरा एक डब्बे में। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में 4C1। अब 8C2 की वैल्यू होती है बेटा कितना? 8 × 7/2 दैट इज 28 माइनस 4C1 की वैल्यू होती है 4। सर यही वैल्यू 24 भी आ रही है। इन 8 में से 2 जूते सेलेक्ट करने के बजाय आपने जब 2 जूते सेलेक्ट किए तो हो सकता है सर आपने एक पेयर बना दिया हो, तो वो पेयर वाला केस घटा दो। अब सिंपल सवाल, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई 4 पेयर है, उनमें से एक पेयर सेलेक्ट करना है तो 4C1, क्योंकि जब पेयर की बारी आएगी तो हम इन जूतों को डब्बे में रख देंगे सर। अब कैसा लगा? तो या तो ऐसे कर लो एक्स्ट्रा केसेस बाइजेक्शन से, या फिर ऐसे एक एक केस को सोचकर कि जब पेयर तब नहीं बनेगा जब दोनों लेफ्ट के होंगे, दोनों राइट के होंगे, एक लेफ्ट का एक डिफरेंट राइट का, तो आंसर सेम आता है भाई, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हमने अब इस पूरे का अगर मैं FNF लिखूं तो मैंने क्या बोला? पहले एक पेयर सेलेक्ट किया। अच्छा एक और चीज, आपने अब तक चाहे बादल स्ट्रेटेजी फॉलो की है या नहीं की है, ठीक है, हाँ है ना? बट इस चैप्टर में बादल स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी भाई। अगर आप घर पे जाकर ये नहीं लिखोगे कि ये 5C1 और ये 24 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप इन दोबारा सॉल्यूशंस को 1 महीने बाद क्या 1 हफ्ते बाद भी देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये 5C1 क्या लिखा हुआ है। तो PNC वाले केस में आपको घर पर जाकर यहां बादल बनाना पड़ेगा कि ये 5 पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट किया जिसमें जो 2 जूते आ गए, बचे हुए 8 जूतों में से 2 जूते और सेलेक्ट करने हैं। उसको सेलेक्ट करने के तरीके 24। प्रोसेस तब कंप्लीट होगी जब हमारे चारों जूते सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये सब 5C1 6C1 इनसे कुछ नहीं समझ में आएगा, ये लिखा किस रिस्पेक्ट में है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो सर इंटू 24, दिस इज अवर FNF। अगला सवाल तो बहुत ही सिंपल है यार, 4 जूते हैं, है ना? सॉरी 2 पेयर बनने चाहिए, एग्जैक्टली 2 पेयर। इसका तो बता दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? इसमें क्या है? एग्जैक्टली 2 पेयर बनने चाहिए। और जो सवाल से आप डील कर रहे हो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट सर हम सीख रहे हैं। विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स, ठीक है? अब की बार एग्जैक्टली 2 पेयर्स है। कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? अभी अभी तो सिखाया था, 2 पेयर सेलेक्ट करोगे हाँ हो तो क्या आंसर सर ये 5 पेयर है, इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, ये लो 5C2 हो गया, बिल्कुल सही। तो 5C2 इज द करेक्ट आंसर, खेल खत्म। तो इसमें कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। अब ये 5C2 किस रिस्पेक्ट में लिखा गया? आपके बगल में बैठा हुआ दोस्त बोलेगा
यार भाई जूते तो 10 है, तूने 2 ही सिलेक्ट किए। अरे पेयर में से 2 सिलेक्ट किए हैं बेटा, 5 पेयर हैं जिसमें से 2 पेयर सिलेक्ट कर लिए। जूते 4 आएंगे, 2 डब्बे आपने उठाए हैं, उसके अंदर 4 जूते, खोल के देख, तो ये 10। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला, इसमें तुम्हारे तोते एकदम मजे में आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट, आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड इज क्लियर टू एवरीवन। फोर्थ पे आते हैं, नो पेयर शुड फॉर्म, कोई भी पेयर नहीं बनना चाहिए। अब सर इसको कैसे सोचें कि नो पेयर शुड फॉर्म, है ना, इसको कैसे सोचें? मैंने कहा देख एग्जाम्पल लिख ले, अपने आप सोचना आ जाएगा। नो पेयर शुड फॉर्म, कोई भी पेयर नहीं बनना चाहिए। एग्जाम्पल बता सकता है नो पेयर शुड फॉर्म की? कि सर जैसे एक एग्जाम्पल, ये चारों ही लेफ्ट पैर के हों, L1 L2 L3 L4, 4 जूते सेलेक्ट हो गए, कोई पेयर नहीं बना। चारों ही राइट पेयर के हो, R1 R2 R3 R5, कोई पेयर नहीं बना। लेफ्ट और राइट का मिक्सचर ले लेते हैं। लेफ्ट और राइट का क्या ले लेते हैं? मिक्सचर। लेफ्ट और राइट का मिक्सचर ले लेते हैं। मिक्सचर मतलब कि सर इसमें सारे लेफ्ट वाले ऑल L, इसमें सारे राइट वाले ऑल राइट। सर अब एक काम करते हैं, 3 लेफ्ट 1 राइट, बट पेयर नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखना। 3 लेफ्ट 1 राइट, तो L1 L2 L3 R4, देख लो। फिर सर एक और काम कर लेते हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट, बट पेयर नहीं बनना चाहिए, एग्जांपल बताओ। तो 2 लेफ्ट पैर के जूते 2 राइट पैर के जूते, L1 L3 R2 R5, देख लो 2 लेफ्ट पैर के 2 राइट पैर के, पेयर नहीं बन रहा है। फिर सर और क्या हो सकता है? 1 लेफ्ट पैर का और 3 राइट पैर के, ठीक है सर। तो L1 R2 R3 R4, इस प्रकार के एग्जांपल्स। तो क्या आपको बाइफरकेट करके गिनना है? जैसे मैंने आपको बाइफरकेशन बता दी, दीज आर द केसेस, या बाइजेक्शन से गिनना है? तो यहां पर बाइजेक्शन बड़ा बढ़िया काम प्ले करेगा भाई। टोटल आपके पास में 10 जूते थे, उसमें से कोई भी 4 सेलेक्ट करोगे, दैट इज द फर्स्ट केस। जो आपने 10C4 लिखा है, इस 10C4 में क्या क्या काउंट हो गया ये बताओ। सर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मैंने कहा बता दी क्या क्या है। सर इसमें नो पेयर, कोई भी पेयर ना बना हो, ये भी काउंट हो गया। इसमें एग्जैक्टली एक पेयर बना हो, वो भी काउंट हो गया। या फिर सर ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली 2 पेयर बने हो, ये भी काउंट हो गया। और तो कोई केस ही नहीं है ना? आराम से बताइए कि जब आप ये 10C4 लगा रहे हो तो इसमें आपने क्या क्या काउंट किया। इमेजिन दिस थिंग, 10 में से 4 जूते सेलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है सर उसमें से एक भी पेयर ना बना हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो गया। फिर सर ये हो सकता है कि केवल एक पेयर सेलेक्ट हुआ हो, है ना। और सर हो सकता है केवल 2 पेयर बने हो एग्जैक्टली। बोलो सर, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज 5C1 इंटू 24 एंड दिस इज सर 5C2 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्ट। तो रिक्वायर्ड का आंसर बोलोगे कितना आएगा? टोटल में से जो रिक्वायर्ड नहीं है वो घटा दो, ये वाला 5C1 इंटू 24 प्लस 5C2। FNF बताइए कितना आ रहा है? 205, 206। एक हर्ष भाई साहब है हमारी चैट में, बोले सर एग्जैक्टली 3 पेयर हो गए तो 4 जूतों में 3 पेयर। 4 जूतों में 3 पेयर कैसे बना सकता है भाई तू? इवेपोरेट हो गया क्या? गर्मी थोड़ी सी बढ़ी क्या? बारिश बंद होती? एक भैया बोल रहे हैं सर यहां पे 4 पेयर 3 पेयर हो गए तो 4 जूतों में 3 पेयर कैसे होते? एक बार समझाओ तो सही। फालतू के डाउट जो आ रहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है भाई। 4 जूतों में बोलो तो 3 पेयर हो गए, तो एक बार सोच तो ले क्या बोल रहा है भाई।
लोल बोल रहा है ऊपर से। चलिए, आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अब जब आप इसको घर पे जाएं तो इसको रीअटेम्प्ट करना, मजे आएंगे, है ना। क्योंकि इस सवाल की कोटिंग बदल देता हूं मैं, लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। लिटिल गोलू है। अभी मैंने आपको ये सवाल बताया जूतों के हिसाब से, पेयर के हिसाब से। सवाल की लैंग्वेज जरा देखना। फाइव मैरिड कपल्स participated in, ठीक है, 5 मैरिड कपल्स participated in 5 मैरिड कपल्स participated in लेमन स्पून रेस, ठीक है ना। 5 मैरिड कपल्स participated in लेमन स्पून रेस, ठीक है, वो चम्मच में नींबू रख के दौड़ने वाली रेस में पार्टिसिपेट किया 5 मैरिड कपल्स ने, ठीक है ना। 5 मैरिड कपल्स ने, हस्बैंड 1 W1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2, हस्बैंड 3 वाइफ 3, हस्बैंड 4 वाइफ 4, हस्बैंड 5 वाइफ 5, उन्होंने लेमन स्पून रेस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ इन विच द नंबर ऑफ वेज, या टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ इन विच, उस लेमन स्पून रेस में मुझे 4 इनाम देने हैं। अब मेरी अंग्रेजी खत्म होगी, मैं समझा देता हूं। लेमन स्पून रेस में मुझे 4 इनाम देने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। हाँ, टोटल 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि 5 मैरिड कपल है, तो 10 लोग जो है वो चम्मच में नींबू रख के भागे, और मैं उस इवेंट का ऑर्गेनाइजर हूं, मुझे 4 इनाम देने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी दूंगा, फोर्थ को भी दूंगा। और वो मुझे 4 इनाम इस तरीके से देने हैं कि एक घर पे एक ही इनाम पहुंचे। एक घर पे एक ही इनाम पहुंचे मतलब कि हस्बैंड जीत जाए या वाइफ जीत जाए, क्योंकि जो भी जीतेंगे दोनों एक ही घर में जाएंगे, वहां पे उनके घर में एक इनाम पहुंच जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई कि ये सेम सवाल है सर, आपने कोटिंग बदल दी कि नो पेयर शुड फॉर्म। क्योंकि मान लो अगर जीतने वाले 4 लोगों में से ये हुए हस्बैंड 1 वाइफ 1, वाइफ 3 और हस्बैंड 4, तो देखो सर ये 4 लोग आए, मान लो ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इनका घर तो एक ही है, तो इनके घर तो 2, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इनके घर तो 2 इनाम पहुंच गए। तो लैंग्वेज की कोटिंग समझ में आई कि भैया 10 लोगों ने, 5 मैरिड कपल्स ने लेमन स्पून रेस में पार्टिसिपेट किया है, मुझे 4 लोगों को इनाम देना है, टॉप 4 को, और मैं इस तरीके से इनाम बांटना चाहता हूं कि हर घर में एक ही इनाम पहुंचे। इसका मतलब सर वो जो 4 जीतने वाले होने चाहिए, उसमें जो 4 जीतने वाले होने चाहिए वहां पर कोई भी पेयर नहीं बनना चाहिए, नो पेयर शुड बी फॉर्म्ड। तो यही तो आंसर होगा। ईमानदारी से बताइए प्लीज कि आप इस लैंग्वेज वाली चीज को डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सवाल की कोटिंग कुछ भी कर सकते हैं। अगली लैंग्वेज सुनो। आउट ऑफ दीज 5 मैरिड कपल सेलेक्ट एनी 4 पर्सन सच दैट हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट सर्व टूगेदर। अबे डाइवोर्स वाइवोर्स मत लिख भाई, क्या पागल वागल है क्या? बिल्कुल। इन 5 मैरिड कपल में से 4 पर्सन आपको सेलेक्ट करने हैं सच दैट इन 5 मैरिड कपल्स में से 4 पर्सन सेलेक्ट करने हैं सच दैट हस्बैंड एंड वाइफ नॉट सर्व टूगेदर। हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है सर। हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं आएंगे मतलब अगर उसमें से हस्बैंड आ रहा है तो वाइफ नहीं आएगी, वाइफ आ रहा है तो हस्बैंड नहीं आएगा, या फिर दोनों ही नहीं आएंगे। वैसे भी सर टोटल 10 है ना, तो उसमें तो 4 लेकर आ रहे हो, सारे तो आ भी नहीं सकते।
समझ पा रहे हो? ये लैंग्वेज वाली चीजें देख लेना प्लीज। सवाल कैसा लगा जल्दी से बताओ, और सवाल अच्छा लगा हो तो इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, आराम से देख लेना। टाइमलेस पोल स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से, है ना? और नो पेयर शुड बी फॉर्म्ड, यस यस यस, बस आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, नो पेयर शुड बी फॉर्म्ड। शाबाश। अगला सवाल फॉर्मेशन ऑफ कमेटी या टीम वाला सवाल है, जल्दी से सभी लोग देखकर बताएंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तब तक मैं डाउट देख लेता हूं। देखो सही, पर डाउट में क्या चल रहा है? सर बैकलॉग बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं सर। हाउ 80 कैलकुलेट करके बेटा, कैलकुलेट करके, यस सर। आप ऐसे एग्जाम्पल लेकर समझाओ, एकदम क्लियर हो जाता है, बहुत बढ़िया। और इसका नाम भी सचिन जागड़ था भाई। टू प्लीज सर, व्हाट टू प्लीज? सॉरी, दो एग्जैक्टली पेयर फॉर्म बनेंगे, 5C2 की जगह 5C1 इंटू 4C1 लिख सकते हैं क्या? बीरोदीप दास ने एक बहुत बढ़िया डाउट पूछा, है ना? बीरोदीप दास ने एक बहुत बढ़िया डाउट पूछा, एंड दिस डाउट लेट्स मी टू एंड अनदर अल्ट्रा लेवल एक्सप्लेनेशन। ध्यान सुनना, इस सवाल को छोड़ते हैं बीच में। अब डाउट मैं आपसे पूछता हूं थ्रू द लैंग्वेज ऑफ बीरोदीप दास, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। मान लेते हैं टोटल आपके पास में 6 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स, और मैंने बोला सेलेक्ट एनी 3। इतना सा सवाल है मेरा, बस आंसर बोलो। 6 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, जल्दी से बताओ क्या आएगा। ये हर्ष भाई, मैं ये बोल रहा हूं, चैट देख नहीं रहे हो आप? उसमें वो उतीशा और वो एक नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं, मोटू मामू कुछ नहीं, मोटू मामा तो चलने दो, ये तो प्यार से बोलते हैं। बट ये उतीशा, फिर ये फूल बनाकर भेज रहे हैं। वो एक अंकुश यादव था, वो पता नहीं क्या लिख रहा था, BKBL है। इन सबका सर परमानेंट सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो। रोज रोज एक ही इंस्ट्रक्शन देता हुआ ठीक तो नहीं लगता यार मैं। नहीं, अभी दिख जाएंगे आपको, 4-5 मिनट बाद में दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट पूछने के अलावा किसी लड़की का नाम लिख रहा है, ये तो बहुत पहले से बोला हुआ है यार, उड़ा दिया करो इनको। परमानेंट, समझ में आया? और आप मुझे आज कम से कम ऐसे 10 भेजोगे जिनको आप परमानेंटली ब्लॉक किया, विद उनका स्क्रीनशॉट कि हाँ ये लिख रहे थे सर ये। जी, घर से फोन आ गया था थोड़ा सा। हाँ, आज घर पे नहीं हो ना इसलिए। ठीक है, हाँ ना। ये कह रहा है सर, वो उसको फोन किया बेचारे को, बोले सर वो जो मोटू मामू लिख रहा है उसको ब्लॉक कर दूं। अरे मैंने कहा वो पढ़ा रहने दे यार, वो तो प्यार से बोलते हैं बच्चे बेचारे। आ जाइए। अब बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपने बहुत बढ़िया बोला सर, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे सर 63। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब डाउट मैं पूछता हूं, ये जवाब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जवाब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया इसी काम को, और ये डाउट बीरोदीप दास का है, ठीक है, आई होप मैं उसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। 6 स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6। अच्छा, 63 की वैल्यू क्या होती है भाई? 63 की वैल्यू होती है दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 5 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सर ये आंसर आ जाएगा 20। एक 3 फैक्टोरियल मैंने ऑलरेडी उड़ा दिया। अब मैंने इसको ऐसे किया कि सर इन 6 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, 6C2। सर गलत है, मैंने कहा पूरा सुन ले, देख मल्टीप्लीकेशन का साइन है,
अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। सेलेक्ट 3 करने थे, मैंने 6 में से कोई भी 2 उठा लिए। मान लेते हैं सर S3 और S4। पीछे कितने बचे? 1 2 3 4, 4 बचे, उनमें से एक और उठा लाते हैं 4C1। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आपने बोला कि 6 में से 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, मैंने पहले 6 में से 2 सेलेक्ट किए और फिर बचे हुए 4 में से एक सेलेक्ट कर लिया, तो बच्चे तो 3 सेलेक्ट हो गए ना भाई। इसका आंसर जब आप देखोगे तो 62 होता है 15, 15 इंटू 4 कितना हो गया सर हमारे पास में? 16। 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 5 बटे 2, तो 15 इंटू 4। उड़ी दादा, ये गड़बड़ है रे, ये तो आंसर 60 आ रहा है। अरे मैंने कहा थामो थामो हाँ, ऐसे डाउट पूछो। मैंने कहा मैं एक और तरीके से भी इसको सेलेक्ट करना चाहता हूं। मैंने पहले 6 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, फिर बचे हुए 5 में से कोई एक सेलेक्ट किया और बचे हुए 4 में से कोई एक सेलेक्ट किया, हाँ है ना। पहले 6 में से कोई एक सेलेक्ट किया, पीछे बचे स्टूडेंट 5, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। पीछे बचे हुए 5 में से फिर एक और बच्चा उठा लाया, फिर पीछे बचे 4, उनमें से एक और उठा लाया, 3 ही तो उठा के लाया हूं, हाँ है ना। 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 30 इंटू 4 दैट इज 120। कौन सा जवाब सही है? हाँ है ना। कौन सा जवाब सही है? मैंने इसमें भी 6 में से 3 बच्चे सेलेक्ट किए, इसमें भी 6 में से 3 बच्चे सेलेक्ट किए, इसमें भी 6 में से 3 बच्चे सेलेक्ट किए। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से जवाब तो कोई एक ही सही होगा सर, केमिस्ट्री तो है नहीं कि तीनों जवाब सही एक्सेप्शन। तो कौन सा जवाब सही होगा? और अगर किसी में कोई गलती है तो वो गलती बताओ। और गलती आपको जनरली पता चलती है एग्जाम्पल लिखने से। ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्यों? ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। मैं मानता हूं ये बात सही भी है ऑब्वियसली कि ये भी गलत है और सर ये भी गलत है। नाउ व्हाट इज द गलती हियर? रॉन्ग क्या है? रॉन्ग 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 क्या गलती है? वो गलती बता दो ना ताकि पता हो तुम्हें। और गलती पता चलेगी एग्जाम्पल लिखने से, ठीक है, हाँ ना। गलती पता चलेगी एग्जाम्पल लिखने से। जैसे मैंने कहा एक काम कर, हाँ रिपीटिशन नहीं हुआ कुछ भी, हर चीज का मतलब ये नहीं होता रिपीटिशन। इन दोनों केसेस में आपने सिलेक्शन के साथ साथ जाने अनजाने में अरेंजमेंट भी काउंट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल ये 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स, इनमें से 6 के 6 सेलेक्ट करने थे, तो आंसर तो सर ये आएगा 66, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब अगर आप ऐसे कर रहे हो कि 6 में से पहले एक, 5 में से फिर एक, फिर 4 में से एक, फिर 3 में से एक, फिर 2 में से एक, फिर 1 में से एक, तो बेसिकली दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, और आप इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक बात बताना जरा, ये काम हम कब करते थे? सर ये वाला काम हम तब करते थे जब हमें इन 6 लोगों को यहां पर अरेंज करना होता था कि हां सर इस प्लेस को भरने के 6 ऑप्शंस, इस प्लेस को भरने के 5 ऑप्शंस, इस प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन, इसको 3 ऑप्शन, इसको 2 ऑप्शन और इसको 1 ऑप्शन। तो ये आप सिलेक्शन थोड़ी कर रहे हो, ये अरेंजमेंट हो रही है। तो जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो और उनके बीच में अगर अरेंजमेंट पॉसिबल हुई तो अरेंजमेंट भी काउंट हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 6 में से 6 बच्चे ही सिलेक्ट किए हैं। पहले 6 में से एक बच्चा, फिर बचे हुए 5 में से एक बच्चा, फिर बचे हुए 4 में से एक बच्चा, बचे हुए 3 में से एक बच्चा, बचे हुए 2 में से एक बच्चा और 1 में से एक। तो ये तुम्हें लग रहा है कि सिलेक्शन है? नहीं है सिलेक्शन, है ना। यहां पर आपने उसकी अरेंजमेंट भी काउंट कर ली। अब यहां समझाता हूं कि आपने क्या गलती करी। जैसे मान लो आपने बोला कि 6 में से कोई एक, मान लेते हैं सर S1 सेलेक्ट हो गया, तो S1 अगर सेलेक्ट हो गया है
तो इन बचे हुए 5 में से कोई एक और सेलेक्ट किया आपने, मान लेते हैं सर दूसरी बार S2 सेलेक्ट हुआ और तीसरी बार S4 सेलेक्ट हो गया, तो ये आपने एक मेथड यहां अलग गिना है। और फिर मान लेते हैं सर दूसरा केस, 6 में से कोई एक, अब की बार पहली बार में S4 सेलेक्ट हो गया, फिर दूसरी बार में सर S1 सेलेक्ट हो गया, और फिर लास्ट वाली बार में सर आपके पास में S2 सेलेक्ट हो गया। तो ध्यान से देखो, ये दोनों मेथड आपने इसमें अलग अलग गिन लिए, है ना, ये दोनों मेथड आपने अलग अलग गिन लिए। जबकि हो क्या रही है, S1 S2 सिलेक्शन का मतलब होता है भाई कि मैं अगर किसी एक सिलेक्शन की बात कर रहा हूं तो मुझे वो एक गुच्छा दे दीजिए, समझ में आया, S1 S2 S3 का ग्रुप की बात कर रहा हूं। जबकि तुम ये मल्टीप्लीकेशन करके क्या कर रहे हो, उनकी अरेंजमेंट भी कर दे रहे हो। तो ये कारण क्यों है, ये गलत क्यों है, क्योंकि उनके बीच की अरेंजमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इसमें अरेंजमेंट भी इंक्लूड हो गई, है ना। अबे पोल के पीछे पड़े हैं, बोले सर पोल रह गया, पोल रह गया, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए वो। अब यहां ये 6C2, मान लो आपने बोला कि S1 S2 इन दोनों का एक गुच्छा, और यहां पर सर बचे हुए में से 4 में से कोई एक, तो S3 मान लेते हैं, है ना, ठीक है सर। फिर ऐसा भी तो हुआ होगा कि S1 S3 इसमें सेलेक्ट हुए होंगे और S2 यहां सेलेक्ट हुआ होगा, तो ये दोनों सिलेक्शन तो सेम ही है। मैं आपसे पूछूंगी भाई बच्चे कौन से सेलेक्ट हुए, बच्चे कौन से सेलेक्ट हुए, तो आप बोलोगे S1 S2 S3। यहां पर कौन हुए, यहां पर भी S1 S2 S3, तो इनको अरेंज क्यों कर रहे हो आपस में कि ये पहले ये बाद में, इसमें भी अरेंजमेंट काउंट हुआ है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब आ जाते हैं पोल पे वापस। तो वो जो बीरोदीप दास जी मुझसे जो डाउट पूछ रहे थे कि 5 पेयर में से हमें 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं, तो सर ऐसे नहीं कर सकते 5C1 इंटू 4C1, 5C1 इंटू 4C1 नहीं कर सकते कि पहले 5 पेयर में से कोई भी एक पेयर सेलेक्ट किया, फिर बचे हुए 4 में से एक और सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा सर इससे बचने का इलाज तो बताओ, क्योंकि हम तो नन्हे बालक हैं, हमसे गलती हो जाएगी। तो बचने का इलाज जो है वो आप ये वाली चीज ध्यान रखना, ऑलवेज सेलेक्ट कलेक्टिवली, ऑलवेज सेलेक्ट कलेक्टिवली। कभी भी आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, कभी भी आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं करना है कि हाँ भाई कुछ ही हमें ग्रुप में से कुछ लोग उठा के लाने हैं, तो टुकड़ों में नहीं, कलेक्टिवली मतलब एक साथ उठाओ, है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, while multiplication, if arrangement between them is possible, while multiplication, if arrangement between them is possible, then it is counted। इस बात का ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करते वक्त अगर उनके बीच में कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो काउंट हो चुकी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको बहुत लेट समझ में आएगी, अभी आप इस चीज पे ध्यान दो, ये वाली सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। कौन सी, अभी मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हमें इतना समझाया गया है कि कभी भी गुच्छा अगर आपको उठाना है तो एक साथ उठाना है, टुकड़ों में नहीं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, जिसमें मैंने आपको पोल दे रखा है, टाइमलेस ही दिया था क्या, टाइमलेस ही दिया था। ए कमेटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड, कमेटी और टीम बनाने वाले सवाल है। 8 males and 5 females, if m is the number of ways in which committee is formed with at least 6 males, तो टोटल सर 11 लोगों की हमें कमेटी बनानी है, और उसने बोला है एटलीस्ट 6 मेल्स। अब मैंने ये एटलीस्ट वाली लैंग्वेज बताई थी, अब एटलीस्ट 6 मेल्स का मतलब क्या हुआ, तो सर 6 मेल और बाकी बची हुई कितनी फीमेल, जिसमें से 8 मेल हैं, ठीक है। 11 लोगों की तो कमेटी बनानी है हमें, टोटल आपने 13 लोग दे रखे हैं,
दैट इज 8 मेल और 5 फीमेल, यही दे रखे। हमें एक कमेटी बनानी है 11 लोगों की जिसमें कम से कम 6 मेल हो, ठीक है। तो पहले कंडीशन लिख लो भाई, कम से कम 6 मेल का मतलब होता है 6 मेल्स, 7 मेल्स, फिर 8 मेल। सर व्हाट अबाउट 9 मेल और 10 मेल, ये क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा देख 9 मेल्स आर नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन, सेलेक्ट कहां से करेगा भाई? अच्छा, अगर 6 मेल है और कमेटी आपको टोटल हमें 11 चाहिए, टोटल हमें हर बार कितने चाहिए सर? 11। तो सर 6 अगर मेल हैं तो ऑब्वियसली 5 फीमेल होंगी, 4 अगर मेल हैं तो 4 फीमेल, सॉरी 7 अगर मेल हैं तो 4 फीमेल होंगी, 8 अगर मेल हैं तो 3 फीमेल होंगी, हाँ है ना? आंसर बता दीजिए। सिंपल सिलेक्शन का सवाल है जो आपने लास्ट क्लास में किया था। तो सर 8 में से कोई भी 6 मेल हमने सेलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाइड बाय 5 की 5 फीमेल में से हमने 5 की 5 फीमेल सेलेक्ट कर ली। फिर सर हमारे पास में 8 मेल है, उसमें से टोटल 7 मेल सेलेक्ट कर लिए और 5 में से कोई भी 4 फीमेल सेलेक्ट कर ली। और फिर सर हमारे पास में 8 के 8 मेल हमने सेलेक्ट कर लिए और 5 में से कोई भी 3 फीमेल सेलेक्ट कर ली। तो ये जो एटलीस्ट 6 मेल वाली केस है ये सर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना? अब आप इसका जो टोटल आंसर आ रहा है वो इसको M बोल रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी इज फॉर्म विद एटलीस्ट 3 फीमेल्स, है ना? तो अब की बार नंबर ऑफ मेल में क्या बोल रहा है सर? N में कम से कम 3 फीमेल्स होनी चाहिए। कम से कम 3 फीमेल का मतलब है सर कम से कम 3 फीमेल, फिर हो सकती है सर 4 फीमेल, फिर हो सकती है 5 फीमेल। सर व्हाट अबाउट 6 फीमेल्स? तो मैं कहा 6 फीमेल्स पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अपर लिमिट जो टोटल अमाउंट गिवन है दैट इज 5 फीमेल ही है। तो कमेटी आपको 11 लोगों की बनानी है, टोटल इज 11, टोटल इज 11, टोटल इज 11। तो मुझे बताओ अगर कमेटी 11 लोगों की बनानी है जिसमें से 3 फीमेल है तो ऑब्वियसली 8 मेल, 4 फीमेल है तो 7 मेल और 5 फीमेल है तो 6 मेल। सर यही तो आंसर है ना? सेम ही तो लिखा हुआ है, 8 मेल 3 फीमेल, है ना? तो सर बेसिकली यहां से आप बोल सकते हो कि M और N बराबर आएंगे। अब M और N बराबर तो है, दो ऑप्शंस में है, एक 68 में और एक 78 में। तो आंसर या तो A है या C है, कौन सा सही है? 78 या 68? तो चलिए भैया आपकी PNC वाली कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 8C6 होता है बेटा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो 6 कैंसिल, ये आ जाएगा 4, 7 इंटू 4 28। तो ये वाली वैल्यू होती है 28 इंटू 1, 5C5 1 होता है, 8C7 8 होता है, 5C4 5 होता है, 8C8 1 होता है, 5C3 दैट इज 5C2 ये 10 होता है। तो 40 और 10 50, 50 और 28 दैट इज 78। तो आंसर कितना आ गया सर? दिस इज 78। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ 60% जनता का सही जवाब है। बोलो भाई, कोई बात कर रही है परेशान? और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि सेम केसेस बन के आ रहे हैं। एसएमजे क्या करते हो यार? होमवर्क सवाल है और 90% डिब्बी है, पूरा सवाल समझना, आराम से जवाब देना। एक और चैलेंजर क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में आ रखा है, सिलेक्शन का सवाल है जिसमें मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन था। मतलब मैट्रिक्स मैच समझ में आता है कैसा होता है? जिसमें आपको 4 ऑप्शंस यहां दिए जाते हैं A B C D और 4 ऑप्शंस यहां दिए जाते हैं P Q R S। यहां पे उसने स्टेटमेंट डाल दी, यहां पर उनके नंबर्स लिख दिए, फिर अब यहां पर ऑप्शंस देने स्टार्ट किए। मतलब यहां पे हो सकता है वो 1 2 3 4 बोल दे, 1 2 3 और 4। फिर ऑप्शन ए कि 1 इज मैच विद R, सेकंड इज मैच विद Q, थर्ड इज मैच्ड विद S, ऐसे करके। तो ऑप्शन A B C D ऐसे बनता है। तो मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया। वो जो चारों ओरिजिनल क्वेश्चंस थे वो मैं आपके सामने ले आया उस मैट्रिक्स मैच के। एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो और अपना आंसर लिखिए बिना घबराए, क्योंकि केसेस सोचने हैं और वो समझ में आ जाएगा आपको। सोचो 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 सोचो।
बहुत ही आसान सी चीज है। हम्म? हम्म। सर इन ए हाई स्कूल कमेटी इज टू बी फॉर्म, वापिस से कमेटी बनाने वाला सवाल है, टीम बनाने वाला सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान रखना, कमेटी वमेटी वाले जो कि हम बनाना सीख ही रहे हैं सर। सोच क्या हो गया अच्छे से, होमवर्क, चलो ठीक है। ये वाला सवाल होमवर्क है, इसके 4 पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और इन सभी का आंसर आप लिखने के लिए एकदम सक्षम हो। कैसे? क्योंकि हमने कमेटी वाले देख लिए हैं। इसमें बस ये चीजें यूज हो रही है कि सर्व्स टुगेदर, डिड नॉट सर्व्स टुगेदर, ये साथ में आने चाहिए, कम से कम इतनी लड़कियां होनी चाहिए, तो ये हमने इंडिविजुअली कर लिए हैं। इससे पहले 3 पार्ट आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस एक जो ये चौथे वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा है। बट अगर आप उस एग्जाम की बात करो तो जेई एडवांस में बेसिकली आपको ये चौथे पार्ट सॉल्व किए बगैर ही आप उसका मैच दी, मतलब सही आंसर को टिक कर सकते हो, क्योंकि बाकी 3 पार्ट के जिसमें करेक्ट मैच दे रखे हैं उस ऑप्शन में टिक कर दो, बस चौथा करना कहां जरूरी है। बट फिर भी आप अभी क्लास में हो तो सॉल्व करके आएंगे ढंग से, है ना। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिफेंडर मामू। कि एक अर्जुना की क्लास है जिसमें टोटल 25 छोटे छोटे बच्चे हैं एकदम, और उनके एक डिफेंडर मामू हैं। उन्होंने नई नई डिफेंडर ली है, हवाबाजी ज्यादा ही करते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, है ना। तो डिफेंडर मामू की क्लास में 25 बच्चे हैं, वो हर बार 5 बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाते हैं, ठीक है, हाँ ना। हर बार इन 25 में से 5 ऑफ देम एट ए घुमाने, जूलॉजिकल पार्क या ऐसी कहीं पर भी घुमाने ले जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो 5 बच्चे हैं, विदाउट टेकिंग द सेम 5 किड्स, ठीक है, हाँ ना। सवाल समझ में आ गया? वहां पर थोड़ा सा एक लैंग्वेज यूज की गई है। सर मामू की जगह मैम, वहां पर शी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तू उसी में खुश हो जा। वैसे भी तुम तो मैम मैम बुलाते रहते हो, पता नहीं बदतमीज किस किस्म के बच्चे हैं। हाँ, भांजे भांजियां तो है ही, मामू की जगह मामी बनाई घूम रहे, है ना। हाँ, तो डिफेंडर मामू के क्लास में 25 बच्चे हैं। सवाल समझो प्लीज ध्यान से, क्योंकि यहां पर भी लैंग्वेज का खेल है, हर सवाल में आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज डिकोड करनी पड़ेगी। वो 25 में से 5 बच्चों को एक बार गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं। अब वो 5 बच्चों का नेचर कैसा है ये बताओ। व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ 5, बताओ 5 बच्चे कैसे हैं। उसके लिए लिखा गया है 5 of them at a time to zoological garden as often as she can without taking the same 5 kids more than once। इस लाइन का मतलब बताओ, किस बेसिस पर वो 5 बच्चों का सिलेक्शन किया जा रहा है। अब जिसके नीचे मैंने ब्लू वाली लाइन अंडरटिक लाइन की है, उसका मुझे आप मतलब समझा दो कि इसका मतलब क्या है। विदाउट टेकिंग द सेम 5 किड्स वंस, मोर देन वंस, तो मतलब सेम 5 बच्चों को 2 बार घुमाना नहीं मिलेगा। अब उसने, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बोल रहा रिपीटिशन नॉट अलाउड। अबे बदतमीजो, रिपीटिशन नॉट अलाउड कुछ नहीं है, एक दूसरे को देखकर मत लिखो। यहां पे रिपीटिशन बच्चों की थोड़ी रिपीटिशन होगी, और इनफैक्ट जो लोग लिख रहे हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड, मैं आपको बताता हूं ये रिपीटिशन अलाउड का सवाल है, इसमें रिपीटिशन इज अलाउड। आप ऐसे समझो कि जब उनको घुमाने ले जाया जा रहा है, तो सिर्फ वो डिफेंडर मामू इतना ही चेक कर रहे हैं कि ये 5 सेम तो नहीं है। 5 सेम नहीं है मतलब कि एक बार में मान लो वो 5 बच्चे आए ABCD घूमने के लिए, बोले मामू मामू हम घूमेंगे, ठीक है। अगली बार आ गए ABCDF, तो ये भी घूमने जाएंगे, ये भी घूमने जाएंगे, है ना। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ गाड़ी में देखकर क्या बिठा रहा हूं कि सेम 5 नहीं होने चाहिए। तो सर ये थे सेम 5,
अब बस ये ग्रुप दोबारा सेम ग्रुप नहीं जाएगा, ए बी सी डी एफ ये जा सकता है, ये डिफरेंट 5 है। हाँ, फिर ऐसा भी हो सकता है सर, ए एच जी डी एफ। फिर सर ऐसा भी हो सकता है ए एक्स वाई पी क्यू। सर बिल्कुल सेम 5 तो कभी भी नहीं गए ना। हाँ, ये मत करना कि एबीसीडी एक बार घूमने चले गए तो जब दोबारा एबीसीडी आएंगे तो इनको मना कर दिया जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? ऐसे करके ये सारे अलाउड हैं, और जितने मैंने एग्जांपल लिखे हैं उसमें कोई भी सेम 5 किड नहीं है, हर बार डिफरेंट 5 किड्स है। ये वाला ग्रुप दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ। कैसा लगा? ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, उसका हर एक मेंबर डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। एक भी मेंबर बदल गया मतलब वो 5 लोग फिर से घूमने जा सकते हैं। अब बताओ समझ में आएगी नहीं? तो जो तुम बोल रहे थे ना रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये देखो रिपीटिशन इज अलाउड। ये जो बच्चा ए है ये तो बहुत बार घूमने गया है सर गाड़ी में बैठ बैठ के, तो सवाल भी यही है। पहले ये बताओ कि वो कितनी ऐसी राइड्स लेंगे? सर दैट इज 25C5। क्योंकि जब आप ये 25C5 जब 25 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करते हो, है ना, 25 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करते हो, 25 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करते हो, या किसी में से भी कुछ भी सेलेक्ट करते हो। जैसे मान लो आपके पास में 6 लेटर्स हैं, इसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब तुम्हें क्या है, वो तीनों एक सिलेक्शन हमें डिफरेंट मिलेगा। जैसे ए बी सी मिलेगा इसमें एक सिलेक्शन, फिर ए बी डी मिलेगा ये भी सिलेक्शन। अब ऐसा थोड़ी है तुम बोलोगे सर ए तो एक बार सेलेक्ट हो चुका दोबारा क्यों? आप 3 का ग्रुप मुझसे डिमांड कर रहे हो, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जब आप ये सिलेक्शन वाला फॉर्मूला लगाते हो दैट इज 6C3, तो उसमें ये ग्रुप भी काउंट हुआ है, उसमें एक ये ग्रुप भी काउंट हुआ है। तो आंसर इज 25C5 इज द नंबर ऑफ राइड्स। नंबर ऑफ राइड्स समझ गए, या नंबर ऑफ विजिट्स बोल दो कि हम सर इतनी बार घूमने गए, मतलब मेरी गाड़ी इतनी बार चली 25C5 टाइम्स, है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब अगला सवाल पूछो, द नंबर ऑफ विजिट्स द टीचर मेक्स टू द गार्डन एक्सीड्स दैट ऑफ ए किड बाय। तो ये तो हुई किसकी? नंबर ऑफ राइड्स ऑफ मामू। ये तो मामू इतनी बार गए। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार राइड पर गया? एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार राइड पर गया, ये बताओ। एक सेकंड, कौन है ये पेट्रोल की चिंता करने वाला? एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार राइड पे गया? जब तक सोच के जवाब नहीं दोगे पीएनसी में हमेशा जवाब गलत आएगा। सर 25 बच्चे हैं, जिसमें से एक आप अलग कर लो, मान लेते हैं हम ए की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बच्चा लेट्स से सर दैट इज ए। तो एक पर्टिकुलर बच्चा ए, तो पीछे बच्चे 24 बच्चे, 24 किड्स। आप ग्रुप में घुमाने उनको तभी ले जा रहे हो जब वो 5 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 और बचे। तो ये 4 कितने भी तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ए को तो हमें फिक्स रखना है। तो आंसर इज 24C4। आंसर इज 24C4। जब तक आप सवाल को ढंग से समझोगे नहीं, कुछ लिख रहे हैं सर 12 बार, कुछ लिख रहे हैं 25 बार, कुछ लिख रहे हैं 24 बार, पता नहीं 24 कैसे, 24 कैसे मतलब वो समझाओ। एक्चुअल आंसर इज एक पर्टिकुलर बच्चा इतनी बार घूमने गया।
कैसे? क्योंकि आप बताओ आप किस किस को घुमाने ले जा रहे हो? जब एक ग्रुप पूरा डिफरेंट हो तो हमें सर ए का अगर पता करना है कि वो कितनी बार गया है तो उसके यहां टोटल 4 लोगों का और ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि ये पूरा ग्रुप जो है वो 5 बच्चों का हो जाए, है ना? ये पूरा ग्रुप 5 बच्चों का हो जाए तो ए को इंक्लूड करने के बाद में 5 बच्चों की कमेटी आप कैसे कैसे बना सकते हो? तो सर 24 में से 4 सिलेक्ट कर लो, हर बार यहां पर अलग अलग बच्चे आते जाएंगे और हर एक डिफरेंट ग्रुप बनता जाएगा, ए घूमने जाता जाएगा। इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना नहीं समझ में आया, यहां देखो ध्यान से, इस सवाल को डिकोड कर देता हूं। एक सेट है जिसमें टोटल 25 एलिमेंट्स है, ठीक है? ठीक है, एक सेट है जिसमें टोटल 25 एलिमेंट्स हैं। मैंने आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। कुछ लोगों ने इतना ही सवाल का जवाब दिया, कुछ लोगों ने सिर्फ इतने ही सवाल पे ध्यान दिया और उन्होंने आंसर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, सर नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 की पावर 25। ये टोटल सबसेट्स हैं बेटा, तूने पूरी कंडीशन नहीं पढ़ी शायद। और जब जब बिना कंडीशन पढ़े जवाब देगा तो दैट इज बाय डिफॉल्ट गलत होगा। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे? ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे? तो सर इन 25 में से कोई भी 5 एलिमेंट सेलेक्ट करते जाओ, एक एक सबसेट बनाते जाओ, 25C5 है ना? क्योंकि अब की बार जब आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताते हो तो सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट में हो सकता है एक एलिमेंट वाला सबसेट हो या 5 भी काउंट हो जाता है, 25 एलिमेंट वाला सबसेट भी काउंट हो जाएगा, 10 एलिमेंट वाला भी काउंट हो जाएगा। आप वो नहीं पूछ रहे, आप पूछ रहे हो कि वो वाले सबसेट बताओ जिसमें 5 एलिमेंट्स हो। तो सर 5 एलिमेंट वाले तो यही होंगे, इन 25 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, एक सबसेट बन गया। अब वो जरा देखना क्या वो ये एक सबसेट है? फिर क्या वो ये सबसेट है? फिर क्या वो ये वाला सबसेट है? ये सारे वो सबसेट्स हैं जो कि 5। ये क्लियर है? आ जाइए, अगला सवाल ध्यान से पढ़ना प्लीज, ठीक है? क्योंकि अब मेरी समझाने की हिम्मत खत्म होती जा रही है भाई। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट तो 5 ही होनी चाहिए, इन विच 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट। अब ऐसे सबसेट बताओ जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 ही होंगे बट 1 हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है सर, मतलब अब हमें ऐसा एक सबसेट काउंट करना है, पहले आराम से सुन लो, जिसमें 1 तो होगा ही और टोटल एलिमेंट्स 5 होनी चाहिए। है ना? जिसमें 1 हमेशा प्रेजेंट होगा और टोटल 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। हम सर ये वाले गिन रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो सर 1 को तो आप ले गए, पीछे बचे सर इनमें 24 एलिमेंट्स। इन 24 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो। इन 24 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो, तो इसका आंसर ये हो गया, है ना?
क्योंकि सर 1 तो हमेशा प्रेजेंट है, तो इन 24 में से कोई भी 4 यहां आ सकते हैं, तो ये वो 5 एलिमेंट का एक सबसेट बन जाएगा जिसमें हम 1 हमेशा हमेशा प्रेजेंट है। तो अब ये सवाल वही तो है, एक क्लास में 25 बच्चे, उनके डिफेंडर मामू जिनका नाम एस से शुरू होता है, वो अपनी डिफेंडर में 5 डिफरेंट बच्चों के सेट को, 5 डिफरेंट बच्चों के सेट को बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, 5-5 के ग्रुप में बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। बस कंडीशन ये रखते हैं कि वो पांचों बच्चे सेम नहीं होने चाहिए, तो पांचों सेम नहीं है सर, तो वो कितनी बार घुमाने ले जाएंगे? 25C5 टाइम्स। हर एक बच्चा कितनी बार घूमने गया? सर 24C4 टाइम्स। है ना? वो जो बच्चा एक है वो कितनी बार घूमने गया? अब ये सवाल इसमें तो पूछ सकता हूं ना कि आपने बताया ये 5 एलिमेंट वाले सेट है, तो इस 5 एलिमेंट वाले सेट में से कितने सेट ऐसे हैं जिसमें 1 प्रेजेंट होगा? अब बताओ। कोटिंग, कोटिंग बेटा, सारा खेल कोटिंग का है। अब ऐसे समझाया तो तुम्हें तुरंत समझ में आ गया। अब उसने क्या पूछा? द नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ दैट द टीचर मेक्स दैट गार्डन एक्सीड्स बाय द किड। मतलब कितनी बार टीचर जो है वो ज्यादा बार जाएगा बच्चे से। तो सर टीचर जा रहा है या फिर आपके मामू जा रहे हैं वो 25C5 टाइम्स, और एक बच्चा जा रहा है सर 24C4 टाइम्स। इन दोनों का वो डिफरेंस पूछ रहा है, दैट इज अवर एफएनएफ। है ना? डायमंड क्लियर? ईमानदारी से बताओ। और कुछ अगर लॉजिकल डाउट है तो मैं आई एम रेडी टू आंसर, बस तुम समझने की कोशिश करो एक बार। साया बच्चा तो हर ग्रुप में है एक, ये क्या लिखा बेटा? आई एम बच्चा तो हर ग्रुप में है। अरे वो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं उसमें तुझे ए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर ग्रुप में ही होगा। अगर 25C5 लेंगे तो इसमें वो जिसमें सारे बच्चों को सेम हो जाए वो केसेस नहीं काउंट होंगे। नहीं भाई, सिलेक्शन का मतलब ही होता है ऑल डिफरेंट सिलेक्शंस। पहले आप सिलेक्शन को बारीकी से समझें कि व्हेन यू से कि वी हैव टोटल 5 थिंग्स एंड सेलेक्ट एनी 3, तो इसमें सिलेक्शन रिपीट नहीं होते, ध्यान रखना। 5C3 का मतलब हो जाए सर 10 तरीके, और वो 10 तरीके कौन से हैं मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ABC इन तीनों को सिलेक्ट किया, एक तरीका। फिर सर हमने ABD, फिर ABC, ABD, ABE, फिर BCD, फिर BDE, फिर छठा तरीका CDE। देख लो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते आप 10 के 10 लिख सकते हो, लिख देता हूं लो, 7, 8, 9 और 10। अब आ जाएगा सर ACE, मतलब जब आपने ABC बनाया तो आपने D और E छोड़ा, ABD में किन्हीं भी दो को छोड़ना है यार, ठीक है। अब की बार ये लो सर ACE, फिर ADE, BDE हो चुका है, ACE नहीं हुआ है, ये ABE है, ध्यान रखना भाई। फिर सर ये भी नहीं हुआ है, ACD भी नहीं हुआ है, और फिर BCE हो चुका है, BCE नहीं हुआ है ना? ये रहे वो 10 तरीके। तो मतलब सर इसको आप ध्यान से देखो कि हमें ये 5C3
जो ये 10 तरीके बताता है, ये तरीके हैं कौन से, दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि मैं हर बार ये सारे लिख के थोड़ी दिखा सकता हूं। अब तुम में से कोई कह देगा 25C5 कौन से वो तरीके होंगे, लिख के दिखाओ। पीएनसी का मतलब ही वही है, वी आर एक्चुअली काउंटिंग, वी आर टोटल, मतलब वी आर काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम। एक्चुअल काउंटिंग करने नहीं बैठना है वहां पर, हाँ है ना। और देख ले कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, छोटे में सोच, हाँ सर ये एबीसी का है, एबीसी दोबारा पूरा तीनों कभी रिपीट नहीं हुए। अब मैं पूछूं कि इन 5 में से आपने 3 का ग्रुप बनाया, उसमें से ए कितनी बार आया, तो सर 1 2 3, ए कितनी बार मतलब आया, 4 5 6, सर ए आया 6 बार। तो हमने ए वाले जो सिलेक्शंस हैं वो 6 आ रहे हैं। इसको हम डायरेक्टली भी गिन सकते हैं कि भाई हम 3 का ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें से ए को हमने ले लिया, तो इन 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, 4C2 की वैल्यू 6 होती है। ऐसे एक पर्टिकुलर आदमी कितनी बार आया तो उसको ग्रुप में शामिल कर लो, बाकी ग्रुप की जो अमाउंट है वो कंप्लीट कीजिए। यहां पर दिख भी रहे हैं वो 6 कौन से, और वो मैंने वैसे भी काउंट कर दिए। हमें वैसे करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए प्लीज। थोड़ा सा आपको ना अडॉप्ट होना पड़ेगा बेटा, मतलब इन चीजों के लिए, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, ये सब एक्सप्लेनेशन अब लिखो, या फिर इसको दिमाग में सेट कर लो कि सिलेक्शन का मतलब ये होता है, अरेंजमेंट का मतलब सर पोजीशन। अब कोई बच्चा बोले, अब इसमें भी डाउट आता है, बोले सर एबीसी आ गया पर बीएसी नहीं आया। अरे भाई तू उन्हीं 3 लोगों को आगे पीछे करके अब अरेंज कर रहा है, मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। अरेंजमेंट मतलब जब आप उन्हीं लोगों को उनकी पोजीशन के हिसाब से जज करने लगो, अब कि सर ये देखो एबीसी है बट बीएसी नहीं है। अब ये दोनों नंबर अमाउंट तो सेम है ना, वी आर ओनली डीलिंग विद द सिलेक्शन ओनली। समझ में आएगी नहीं समझ में? नाउ अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल यूजेस ऑफ एनसीआर की। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखेंगे समझ में आता जाएगा। There are 10 points are there, out of which 4 are collinear. Collinear का मतलब होता है lies on a same line. Then find the total number of different straight lines and triangles that can be formed by joining these lines. ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। टोटल उसने क्या बोला, टोटल वी हैव 10 पॉइंट्स, उनमें से 4 आर कोलिनियर, 4 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब होता है सर एक ही लाइन पे है। तो इसको बढ़िया समझाने के लिए आप एक काम करो, ऐसे कर लो, क्योंकि जितने भी पॉइंट आप सर्कल पे लेते हो वो कभी भी कोलिनियर नहीं होते, और जितने भी पॉइंट आप लाइन पे लेते हो वो सारे कोलिनियर होते हैं। तो मान लेते हैं उसने जो ये लैंग्वेज बताई है उसकी एक ज्योमेट्रिकल अपीयरेंस बना लेता हूं कि 1 2 3 4, ये हमारे पास में 4 पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन। बाकी बचे हुए 6 सर वो कोलिनियर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 10 पॉइंट्स का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ये वाला है। ठीक है ना, इन 10 पॉइंट का जो ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है वो ये वाला है कि 10 में से 4 एक लाइन पे लाई करते, बाकी 6 एक लाइन पे लाई नहीं करते। क्या मेरी बात समझ में आई? और कोलिनियर बोलने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट आप कहीं भी बना दो तो मैं तो ये भी बोल दूंगा सर ये देखो ये रे कोलिनियर, तो वो वाली बुद्धि मत लगाना भाई। कोलिनियर वर्ड ही कम से कम 3 पॉइंट्स के, या 3 से ज्यादा अमाउंट जब होता है उसके लिए यूज होता है ना, है ना। अब जरा देखना ध्यान से। अब मुझे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाना है। पहला जो है दैट इज नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैं कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकता हूं इनको ज्वाइन करके। जैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, तो जैसे ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, फिर 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 ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा तो मतलब सर अगर हम इसको बाइफरकेट करके सोचें, है ना, अगर हम इसको बाइफरकेट करके सोचें तो हमें यह समझ में आया इन पॉइंट से पास करने वाली नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की अगर मैं बात करूं
तो सर एक तो वो होंगी जो इन 6 पॉइंट्स की मदद से बनी है, और मतलब बेसिकली आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या आप ये लॉजिकली सोच सकते हैं, है ना, है ना, क्या आप ये बात लॉजिकली सोच सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें फॉर वन स्ट्रेट लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स, नीड टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स। आप मुझे 2 पॉइंट सेलेक्ट करके दे दो, मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। जैसे ये रेड वाली स्ट्रेट लाइन कब बनी होगी, जब आपने मुझे बोला कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। तो सर 6 पॉइंट्स, हाँ, और एक ऐसा हो सकता है कि 6 पॉइंट्स का मतलब कि इन 6 में से आपने 2 को ज्वाइन करके बनाया है, ये नीले वाले जो है ये इन 6 पॉइंट्स की मदद से बनी है। और सर एक क्या है, इन 6 में एक यूज किया, जैसे मतलब सर ये 6 की 6 नॉन कोलिनियर है, इन 6 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, हर 2 पॉइंट का सिलेक्शन आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट लाइन, तो 2 पॉइंट के सिलेक्शन पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। लैग, यहाँ पे यार स्टूडियो पर्सन कौन है, उसको भेजना एक बार, नहीं मिल नहीं रहा अभी, और लैग आ रहा है भयंकर। बेटा एक बार बताना जरा, अब ठीक है क्या, घर वाला स्टूडियो ही ठीक है यार, खाएगा हेड ऑफिस, है ना। लैग आ रहा है सर, कई बार आ चुका है। अब नाउ फिक्स है, बस मेरी 5-10 मिनट की क्लास और बची है, मैं कर देता हूं तो कंप्लीट, ठीक है। तो हाँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। तो बेसिकली बेटा इन सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन की 2 वैरायटी बना लेते हैं। एक वो वाली स्ट्रेट लाइंस जो सिर्फ इन 6 पॉइंट्स की मदद से बनी हो, इन 6 में से कोई भी 2 पॉइंट आप सेलेक्ट करो, एक लाइन मैं बना दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन जो है, ये इन दोनों पॉइंट्स के सिलेक्शन के बाद में इन 6 में से आपने मुझे 2 पॉइंट सेलेक्ट करके दिए, वो ये और ये है, मैंने खींच के एक लाइन बना दी। फिर आपने बोला कि सर ये लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक डिफरेंट सिलेक्शन है, मैंने एक और लाइन बना दी। फिर ये वाला, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, सर मैंने एक और लाइन बना दी। तो मतलब ये जो ब्लू वाली लाइंस दिख रही हैं, ये बनी है किसके मदद से, सिर्फ इन 6 पॉइंट्स का योगदान है उसमें। फिर कोई बच्चा बोले कि सर ये भी तो लाइन पॉसिबल है जिसमें से आपने एक पॉइंट इसमें से सिलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट जो है वो आपने इसमें से सिलेक्ट किया। तो मैंने कहा हाँ यार ये भी गिन लेते हैं। तो इन 6 में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, बिकॉज मुझे 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे लाइन बनाने के लिए, और इन 4 में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो। ये टोटल लाइन बन चुकी है, ये भी लाइन बन चुकी है। अच्छा ये लाल वाली लाइन दिख रही है ना, जब ऊपर से एक पॉइंट और नीचे से एक पॉइंट जब हमें सेलेक्ट करना होगा। फिर जब मैं आगे बढ़ ही रहा था तो एक बच्चे ने बोला कि सर एक लाइन और रहेगी, थर्ड केस। मैंने कहा कौन सा? बोले सर वो वाली लाइन जो इन चारों पॉइंट से पास करेगी। तो मैंने कहा देखिए चारों कोलिनियर हैं, ठीक है, इन चारों पॉइंट्स की मदद से बनने वाली लाइन सिर्फ एक ही होगी। इस बार आप 4C2 नहीं लगा सकते। कारण क्या है? क्योंकि इन चारों से पास करने वाली एक ही लाइन है। तो अगर 4C2 लगाएगा तो जवाब आएगा 6। अब वो 6 लाइंस है कौन सी मुझे नहीं पता, समझ में आया? इन चारों पॉइंट से एक ही लाइन पास कर रही है बिकॉज दीज आर कोलिनियर। इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में 6 इंटू 5/2 15 प्लस 6 इंटू 4 24 प्लस 1। ये टोटल लाइंस कितनी आ रही है भाई? देखना 25 30 और ये 40, दीज आर 40। तो मैंने तो एक काउंटिंग तो ऐसे की, ठीक है, मैंने एक काउंटिंग ऐसे की, है ना। अब जो दूसरी काउंटिंग है वो ध्यान से देखना, जो आप लोग बच्चे कर रहे थे।
मेथड 2, सर अगर आपको एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए तो इतना नाटक क्यों कर रहे हो? एक्चुअली वी नीड 2 पॉइंट्स, तो टोटल 10 डिफरेंट पॉइंट्स है, कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। मैंने कहा इसमें कुछ तूने एक्स्ट्रा केसेस काउंट कर दिए भाई, ये फाइनल नहीं है। मैं बताता हूं कौन से एक्स्ट्रा। तूने 10C2 में अगर इनमें से कोई 2 सेलेक्ट किए, एक लाइन बन जाएगी। एक यहां से और एक यहां से सेलेक्ट किया, एक लाइन बन जाएगी। बट इन 10C2 में ये चारों पॉइंट्स डिफरेंट है। मान लो तूने ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए, तो लाइन कौन सी बनी? सर ये, ठीक है। फिर तूने 10C2 में सर मान लो ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, तो लाइन कौन सी बनी? ये। दैट मीन्स कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पर, है ना? है ना? इसमें क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रही है। वो कुछ गड़बड़ क्या है कि सर वो वाली लाइंस माइनस वो वाली लाइंस घटा दो जिसमें आपने इन चारों पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर मानते हुए लाइंस लिख दी। तो मैंने कहा यार इन चारों पॉइंट्स को मैंने नॉन कोलिनियर मानते हुए इसमें कुछ लाइंस गिन ली। तो एक बच्चा बोलेगा सर नॉन कोलिनियर 4 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का अमाउंट है 4C2, -4C2 कर दो। बट जब मैंने -4C2 किया तो यहां से पास होने वाली सारी लाइंस मैंने घटा दी, जबकि इन चारों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन तो चलेगी ना भाई। तो +1 करना ना भूले। अब 10C2 होता है दैट इज 55, है ना? सॉरी 45, 10 9/2 45। सर ये होता है 6 + 1, सर आंसर इज 40। तो आप सिर्फ अगर 10C2 बोल रहे थे तो मैंने उस तरीके से भी बता दिया। अगर सिर्फ आप 10C2 बोल रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। तो 10C2 में बेटा आपने कुछ गलत लाइंस भी गिन ली, और बाकी ये वाला देख लो बाइफरकेशन करके, ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि अब हमें गिनने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स की वैरायटी मैं बता दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार के। आप समझ गए होंगे कि मैंने सब में अलग अलग लाइन क्यों लिया है। समझ में आया कि नहीं समझ में? अलग अलग कलर क्यों लिया है, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि हर एक ट्राइंगल का नेचर अलग है, ठीक है। अब देखते रहना। अब जो ब्लू वाले ट्राइंगल्स आपके सामने आने वाले हैं वो सिर्फ इन 6 पॉइंट से बने हैं, देख लो आराम से। मैंने नीचे वाले पॉइंट्स को यूज ही नहीं किया। तो सर ट्राइंगल बन सकते हैं सर इन 6 पॉइंट्स की मदद से, ठीक है। फिर एक ये जो लाल वाला ट्राइंगल है इसमें 2 आपने ग्रीन वाली डॉट्स और एक ऑरेंज वाली, ठीक है। अब पिंक वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखना, पिंक वाले ट्राइंगल को 2 ऊपर से और एक नीचे से। तो मैं बाइफरकेट करके इसको लिख रहा हूं कि इन 6 पॉइंट्स में से ट्राइंगल बनाया, फिर इन 6 पॉइंट्स में से और 4 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाया, और फिर सर इन 6 पॉइंट्स और 4 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाया। अच्छा, एक ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स, ठीक है। इनमें दोनों में से मिलाकर आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, तो सर 2 इसमें से ले लो और 1 पॉइंट इसमें से ले लो, है ना? तो टोटल हमारे पास में कितने हो जाएंगे सर? 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 2 और 1 पॉइंट हम यहां से लेने वाले हैं, तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। मतलब 6 में से 2 ऊपर से, 1 नीचे से। फिर सर ऐसा भी हो सकता है इसमें से 1 पॉइंट ले लिया और इसमें से हमने 2 पॉइंट ले लिए, टोटल 3 पॉइंट्स यहां पे फिर से हो गए, ठीक है। आंसर बताइए प्लीज। तो सर 6 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने का तरीका एक, और किन्हीं भी 3 पॉइंट को आप सेलेक्ट करके दोगे, मैं उनको बस ज्वाइन करूंगा और एक ट्राइंगल बना दूंगा। तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल से लिखे हुए हैं। 6 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने का तरीका 62 मल्टीप्लाइड बाय सर नीचे वाले में से भी कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 4C1। 6 में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करने का तरीका 61 और 4C2, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने का तरीका।
इनका आंसर बता दीजिए प्लीज। 63 होता है बेटा 6 5 4 3 गया 3 2 1। सर ये होता है 20। 62 6 5 बटे 2 15। 4c1 is 4, this is 6 and 4c2 is also 6। तो सर ये आ गया 20 प्लस 60 प्लस 36। सर ये आ गया हमारे पास में 116। ठीक है, ऐसे टोटल हम 116 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। फिर मैंने कहा देखो मेथड 2, सभी लोग उसी का ही वेट कर रहे हैं। टोटल से 10 पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, बन गया ट्रायंगल, है ना। टोटल 10 पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, बन गया ट्रायंगल। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। तो बोले सर आपने इन 10 को नॉन कोलिनियर मानते हुए 3 सेलेक्ट कर लिए, जबकि इनमें से 4 तो कोलिनियर ही हैं, तो -4c3। कि इसमें से जो 4 है ना वो कोलिनियर हैं, उनको आपने नॉन कोलिनियर मानते हुए 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो -4c3 कर दो। तो 10c3 -4c3 +1 होना चाहिए यहां पर। सर पिछली बार भी तो +1 किया था देखो। तो मैंने कहा देखा ऐसे रट रट के करेगा तो भाई हमेशा ही गलत जवाब आएगा। ये पीएनसी वाला चैप्टर है। अब की बार +1 नहीं होगा, क्यों? पिछली बार मैंने +1 किया था कि भाई एक लाइन उन तीनों, इन चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पॉसिबल थी। अब की बार कोई ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है इन चारों कोलिनियर पॉइंट से। पॉसिबल है? तो आंसर इज सर नो। ये वाली वैल्यू भी 116 ही आती है। तो चाहे ऐसे गिन लो चाहे ऐसे गिन लो, ठीक है। बाकी अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इसके आगे के ज्योमेट्रिकल यूजेस की बात करेंगे, ठीक है। आज का तो डिब्बी नंबर CA है वो ये है। हाँ, फिर डिब्बी नंबर B जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। वो देख वापस से लगा गया भाई।